आज भी वहाँ की ये सोचे कि लड़की पढ़ लेगी ना तो ससुराल में काम नहीं करेगी, भाग जाएगी, ये था वहाँ पर। कोई तो ना खाने के लिए जीता, मैं जीने के लिए खाती हूँ खूब सारा, कि मैं जीऊँ तो खाने से ही जीऊँ। लेकिन आप बुरा तो नहीं मानते मोटापे का कभी? बुरा मानती तो पतली ना हो जाती। जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड ख़त्म होने पे अर्थी की लकड़ी या पान के फूल कुछ चढ़ाते हैं, उनके पैसे जोड़ के मेरे कर्जे में दे दिए मैं। क्या जो आप पान के फूल कह रहे हो, कितने पैसे होंगे उनके? मतलब उस इंसान को तो डूब के मर जाना चाहिए। जिस टाइम मैंने कदम उठाया था ना, मेरे को ये डर था लोग क्या कहेंगे, यार 1 महीना आदमी को ख़त्म हुए नहीं हुआ, 1-1.5 महीना, और ये चल दिया अपने मुँह। हाय, दिस इज़ रविंद्र चुआच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे जयपुर ब्रांच की हमारी स्टूडेंट सरिता देवी का। जी दीदी बताएं कैसे आना हुआ आज आपका भिवानी? नमस्ते। आज हम इंटरव्यू देने आए हैं। आज हमारे 3 महीने सिलाई के पूरे हो गए हैं, और जो ज़िंदगी का सपना था ना वो यहाँ के अब पूरा हुआ है मेरा। कितने साल पुराना सपना था आपका ये? सपना तो यूँ सोच लो 12 साल की थी जब से ही था सिलाई का। लेकिन कोई वो कहते हैं ना पिन चुभनी, वो पिन चुभी थी। उस टाइम मैंने सीखना स्टार्ट कर लिया था खुद ही। 12 साल की एज थी जब? जी 12 साल की मेरी सगाई हो गई थी। 12 साल की एज में? जी। अभी कितनी एज है आपकी? अगर आप भी हमारा कोई कोर्स वर्कशॉप या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ब्रांचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको दी गई है। धन्यवाद। अब 43। और उस टाइम मैं पुराने कपड़े जैसे मेरे सूट वगैरह थे उन्हीं को उल्टा करके 4 तय करके और उस पर निशान लगाना और काटना सीख गई थी। फिर वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा। अब ससुराल में किसी को सिलाई नहीं आती थी, मुझे सिलाई आती थी। 12 साल के बाद आप ससुराल में ही चले गए थे? 2 साल मेरी सगाई रही थी। 2 साल बाद मतलब 15 की भी ससुराल में जाके हुई थी अगले महीने। 15 फरवरी की शादी थी, 16 मार्च को बर्थडे। तो 2 साल मेरी सगाई हुई थी। 15 साल की मतलब शादी की जर्नी चालू हो गई थी। वहाँ जाके मैं सोचा क्या करें, गांव में ऐसा पिछड़ा इलाका, वहाँ की सोच ऐसी थी अगर बहू पढ़ लेगी तो खाना नहीं बना के देगी। अच्छा। मैं 10th में थी उस टाइम पे, और एग्ज़ाम के भी थोड़े से दिन बचे थे। मेरा भाई लेने भी आया था मेरे को, बोले 7 दिन की बात है, 8वें दिन मैं खुद ही छोड़ जाऊँगा, और कंटिन्यू एग्ज़ाम है, कोई छुट्टी भी नहीं है बीच में। मेरी क्या सास बोले अगर मत दे पेपर, मत भेजे इसको, ये रोटी नहीं बनाएगी अगर पढ़ लेगी तो। अब 25 घरों का परिवार था हमारा। 25 घरों का संयुक्त परिवार था? जी। मतलब 50 से 60 आदमी होंगे? हाँ, तो उसमें ये तो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब बहू वहाँ की एक पढ़ी लिखी थी 8, तो उनके नाक में चने चबा रखे थे। ये सोच लो ऐसा बुरा हाल कर रखा था उस बहू ने। तो हमारा पूरा परिवार डरता था। बहू ने कि उस बहू को? बहू ने चना रखा? हाँ, थोड़ी सी मतलब अड़ियल टाइप के होते ना वो थी, तो उसको देख के सभी डरते थे। और आज भी वहाँ की ये सोचे कि लड़की पढ़ लेगी ना तो ससुराल में काम नहीं करेगी, भाग जाएगी, ये था वहाँ पे। फिर मैं बोले मैं भी खूब रोई पढ़ने के लिए, खूब काम कि नहीं एग्ज़ाम दूँगी मैं, रोटी का गोबर बारी सारा काम करूँगी पर एग्ज़ाम देने दो। पर नहीं, वो तो टस से मस नहीं हुआ। मेरे भाई वापस आ गए, मेरे भाई भी रोने लगे, बोले नहीं पढ़ने दे। फिर मैं आई 2 महीने के लिए, अपने साउंड में 1 महीने के लिए बुलाते हैं। मैम के 2 महीने रुक जाऊँगी। हमारे टीचर ने जो गाँव के थे, चाचा लगते थे, उन्होंने फार्म भी भर दिया मेरा, बोले तो दोबारा? हाँ, 2 महीने के लिए भेजा था। 15 दिन में ही जल्लाद लेने आ गए। वो पढ़ाई, वो एग्ज़ाम, वो धरे रह गए, किताब वगैरह वहीं रह गई, नहीं पढ़ने दे। फिर सोचा देखी जाएगी भाई, ज़िंदगी जैसी है वैसी। लिखा था कर्म में पत्थरों में रहना। पहाड़ी इलाका है ससुराल, राजस्थान, और ऐसा पिछड़ा इलाका है, आज तक वहाँ कोई तरक्की नहीं हुई है। अच्छा। और ना अगले 25 साल तक होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? है वहाँ राजस्थान का बहुत मतलब बागड़ भी नहीं है ऐसा, वहाँ पे भी पानी की सुविधा होगी। लेकिन हमारा ससुराल झुंझुनू जिले में डुमोली गाँव, पचेरी के पास। और मतलब सोच उनकी इतनी पिछड़ी है कि भाई आगे ना खुद बढ़े ना बढ़ने दें। वो केकड़े वाली कहानी है ना, भाई ऊपर चढ़ते हुए खींच लेता है, तो वो काम है। कोई जरा सा लड़की भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसको भी घर में ही डाल दो। अभी आप गांव में रहते हैं? नहीं, अब जयपुर रहती हूँ मैं। अच्छा, अब गांव में रहते तो आप ये बोल पाते हैं? शायद हिम्मत ही नहीं होती, क्यों वहाँ की तेरी सोच हो जाती फिर मेरी भी शायद। कितने साल पहले निकल गया फिर गाँव से?
मैं 99 में 2 साल बाद ही निकल गए थे वहाँ से। क्या करते हैं आपके पति? वो पहले बारदाने का काम करते थे और उसके बाद फिर गाड़ी ले ली थी, गाड़ी चलाते थे। ठीक है। वो खुद भी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी सोच ये थी कि जैसे माँ ने कह दिया ना वो ठीक है। वो अपनी माँ से ऊपर होकर कुछ सोचते नहीं थे। फिर मैंने उनको समझाया, अरे पढ़ाई किस वक्त, अगर आप पढ़ लोगे ना तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकोगे, उनका भविष्य भी बना सकोगे। आप खुद नहीं पढ़े लिखे, चलो मैं कुछ करना चाहती हूँ, आप मेरे को भी रोकते हो, तो ऐसे कैसे होगा। मैं फिर वहाँ सिलाई करने लगी जयपुर में? हाँ जी। तो 1-2 बार ससुराल में भी की थी, जैसे गुजरों का गांव है, मैंने ब्लाउज सिले 1-2 औरतों के। तो गलती से क्या हुआ, कई पहले वो कहते ना नया नया ब्लाउज काटने लगे, आगे तीरा काटी थी तो पीछे का भी हिस्सा कट गया साथ में। अब मैं क्या भाई गुजरों के तो भाई वो है भी औरत है ऐसी में की, मेरे को तो गाँव से निकलवा देगी। मैंने क्या किया, पतली पतली पट्टी निकाली, लंबी सी सिली, छोटे छोटे टुकड़े कर उसको पीछे से डिजाइन कर दिया। अच्छा सुंदर सिल गया ब्लाउज। और उस टाइम क्या लेते थे 10 रुपये 15 रुपये बस। तो मैंने सिल दिया। अब ये गुजरों के तो तहलका मच गया, जैसा बीरबल की भूखा सिला ना वैसा ही मेरा सिल। अरे उसका तो गलती से सिल गया, अब मैं कैसे सिलूं। उसका तो गलती से कट गया था। फिर ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर हम जयपुर रहने लगे। जयपुर रहने लगे तो फिर मैं क्या करें, सिलाई तो आएगी नहीं। फिर मेरे पापा ने कहा था जो काम खुद को नहीं आता ना वो सिखाने के चक्कर में आ जाता है। मतलब मेरे पापा ने ये कहा था भाई बेटा कोई काम ऐसा नहीं है कि अपन कर नहीं सकते, कोशिश करो। कई बार ऐसा दूसरे को बताने के चक्कर में खुद को आ जाता है। अच्छा। तो एक लड़की थी पास में, मैं कई बार सिलाई सीखती थी तो वो मेरे पास करती थी तो मेरे पास आती, बोले भाभी मेरे को सिखा दोगे। मैं क्या हाँ सिखा दूँगी ना। अब ये तो नहीं पता सिखाऊं कैसे, भाई कभी देखा ही नहीं, कभी टीचर से सीखा ही नहीं, तो कैसे। वो तो खुद ने मैंने अपने दिमाग से जो किया वो किया। फिर मैं उसको सिखाने के चक्कर में बताती काटना, भाई ऐसे काटो ऐसे काटो। फिर मैं बिलात से काटने लगी, इंची टेप से करने लगी नाप। फिर अगर उसने अच्छा सिल दिया हाँ देखा कितना बढ़िया सिला। अगर उसने गलत सिल दिया, भाई पहली बार सिला है कोई बात नहीं अगली बार अच्छा आएगा। फिर मैं सोचती इसकी गलती कहाँ, वो गलती पकड़ती, फिर अगली बार उस गलती को उसको सुधरवाती। उसको सिखाने के चक्कर में मैं सीख जाती। ठीक है। ऐसे करके सिलाई थोड़ी बहुत अच्छी आ गई। फिर 2-3 साल मैंने ऐसे ही किया। फिर ऐसा हुआ 3 साल बाद मेरे को खुद यूँ हो गया कि हाँ मैं आज सिलाई अच्छी कर सकती हूँ। हालांकि मेरे को जैसे दीदी के मेथड हैं इस तरह से नहीं पता था सही पक्का नाप जोप क्या होता है। अभी तक भी मैं अपने दिमाग से अंदर घोड़े दौड़ा दी थी। हाँ सिलाई में मेरे कोई कभी कमी नहीं आई, वेस्टर्न ड्रेस तक भी बना देती। देखने के बाद मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती बनाए वगैरह, पर जो एक बिल्कुल तरीका होता है ना वो यहाँ के दीदी से पता चला कि भाई ये चीज़ ऐसे है। हालांकि ये चीज़ वो कहते हैं ना पता सबको होती है, लेकिन वो दिए तले अंधेरे वाली बात होती है। अब दीदी ने एक एक चीज़ बारीकी से जो बताई है वही चीज़ अगर मैं शुरू से बताती तो शायद मैं भी दीदी की तरह कुछ कर पाती। किया तो आपने बहुत है। अपने परिवार का लालन पालन करने में बहुत वो करा है। जैसे सिलाई में से मकान का किराया देना, बच्चों की फीस, हमने फिर आगे चल के यूँ कर लिया था कि आधा खर्चा आप उठाओ आधा मैं उठाऊंगी। अच्छा। ऐसे कर लिया था मैंने। मतलब जो 20-25 साल से आप काम कर रहे थे स्टिचिंग का, उसमें मतलब मंथली कितने पैसे कमा रहे थे आप? मंथली मैंने ज़्यादा तो नहीं भाई, कभी 30, 20, 15 शुरू क्योंकि ज़्यादा इतना नहीं था। और फिर जयपुर में अब सिलाई का ज़्यादा होने लग गया है, पहले इतना नहीं था। कोई मतलब राजस्थान में था ही नहीं इतना, किसी चीज़ को सीखें करें आगे बढ़ने की कोशिश करें ये सोच थी नहीं। और अब तो ये देख लो 10 साल से तो हाँ ये होने लगा कि भाई लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे यादवों के वहाँ पे हीर जो बोलते हैं उनके लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अब उनके ससुराल में जाके बहू भी पढ़ती हैं वहाँ जाके। अब माहौल में सुधार हुआ है। बहुत बढ़िया हो गया। बल्कि अब जैसे अपने भले ही यहाँ कम हो लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा होने लग गया इन चीज़ों का। मतलब एक होड़ इच्छा होने लगी कि हाँ ये सीख तो मैं भी करके दिखाऊँ। एक जिद टाइप की होगी हाँ सीखना है तो सीखना ही है। ओके। मतलब बचपन से है कि बाद में कुछ बीमारी से वेट गेन हुआ? मेरे 3 बच्चे होने के बाद ये छोटा वाला बच्चा मेरा ऑपरेशन से हुआ था। तो इसके बाद मेरा थायराइड हो गया। थायराइड में फिर मैं जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उन्होंने कहा कि मैडम आप थायराइड चेक कराओ, आपका वेट बढ़ता जा रहा है। फिर स्वेलिंग भी रहने लगी थी। मैं मोटी तो हो रही हूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ा है, क्यों कोई बीमारी नहीं थी। पहले ऐसे नहीं था? नहीं, मेरे बच्चे होने के बाद भी वज़न 53-54 किलो था बस। तो अब जब आप खुद को देखते हैं बेसिकली तो आपका दिल नहीं करता कि उसी पोजीशन में वापस जाया जाए? क्या पॉसिबल नहीं रहा? दिल करता है तो क्या हो जाता है? दिल करे तो हो जाएगा ना? नहीं, दिमाग करता है तो होता है, दिल करता है तो नहीं होता।
तो आप जिम वगैरह ज्वाइन नहीं करते हैं? जिम करते लो, फिर मशीनें टूट जाए तो उनको पका देंगे। जिम की भी वेट पे होते हैं ना। अच्छा, अब मान जिम वाले आपका नाम ही नहीं लिखते ऐसा? नहीं, मैं मतलब जिम एक बार मैं गई थी है ना मेरे बेटे के साथ। तो मैं बोले भैया मैं भी जिम करूँगी। एक हमारे साथ के ही हैं, वो बोले भाभी आप जिम नहीं कर सकते, जिम कर सकते हो आप। आप खा सकते हो। मैं चलो ठीक है, भाई नहीं करेंगे। हाँ ये है कि जब मैं सोच लेती हूँ, जैसे मैंने अभी 1 महीना 22 दिन में 14 किलो वेट कम किया था मैंने, सिर्फ डांस करके एक्सरसाइज करके। कोई जिम विम नहीं, कोई खाने में मैंने कोई कटौती नहीं करी, क्यों खाना तो वो कोई तो ना खाने के लिए जीता है, मैं जीने के लिए खाती हूँ खूब सारा, कि मैं जीऊँ तो खाने से ही जीऊँ। अभी भी? हाँ, खाना नहीं छोड़ सकती, सबसे बड़ी कमजोरी मेरी है। क्या फास्ट फूड वगैरह खाते हैं? नहीं खाते, घर का ही। मीठा? हाँ मीठा, मीठा ज़्यादा लेते होंगे आप? और मीठा ही कमजोरी है मेरी, मीठे से ज़्यादा वेट बढ़ता है। इंटरव्यू शूट करने से पहले भी गुलाब जामुन खा के बैठे हैं ये। और क्या नाम है, कई बार यूँ सोचते हैं कि मैं चलो आज नहीं कल से मैं ज़रूर परहेज करूँ सारी चीज़ की। फिर कोई ना कोई सब्जी इतनी अच्छी बन जाती है, मैं आज है तो खा लूँ, कल से करूँगी, वो कल ही नहीं आता मेरा तो। स्वादिष्ट सब्जी भी तो आप ही बनाते होगे? नहीं अब तो बहू आ गई, पहले मैं बनाती। शादी हो गई है बच्चों की? हाँ भांजे की हुई है। अच्छा। अभी 4 फरवरी की शादी थी भांजे की, और 10 फरवरी को मेरे हस्बैंड के अटैक आ गया था। अच्छा। तो खुशी आई भी नहीं थी ढंग से, गम का पहाड़ टूट गया था। उस टाइम मैं टूट चुकी थी, मेरा कोई वो नहीं था, क्योंकि जब अपने जयपुर ब्रांच की वहाँ ओपनिंग होने का आया था। ओपनिंग में आए थे क्या आप? जी आए थे ना? ये ओपनिंग होने से पहले मेरा एडमिशन करवा लिया था मैंने। फर्स्ट एडमिशन जयपुर का मेरा ही है। जब ब्रांच का, जब दीदी ने वीडियो डाला था, मैं शायद 2022-23 से ही वीडियो देखने लग रही हूँ मैं उनकी दीदी की। भाई पहले छोटे छोटे कभी कभी आते मेरे ये थे कि दीदी कितना अच्छा सिखाती है, क्योंकि मेरे को सिलाई की वीडियो बहुत अच्छी लगती थी। जहाँ भी दिखती सिलाई की वीडियो वही देखती थी मैं। फिर मैं कहती हम भिवानी के यहाँ यहाँ अच्छा सिखाएंगे दीदी, एक तो अपनी साइड के, दूसरा इतने अच्छे अच्छे बताते हैं। मैं हर वीडियो देखती थी। मैं यूँ कहती है भगवान काश दीदी जयपुर में ब्रांच खोल ले। भिवानी मुझे ये नहीं पता और भी कहीं भी होगी ब्रांच, मैं सोची भिवानी में ये सिर्फ। तो एक बार है ना, अभी दिसंबर की बात है, मैं वीडियो देख रही, रात को 10:30 बज रहे, वो कह रहे सो जा, अब क्या वीडियो देखती रही। मैं कि नहीं, रितु दीदी की वीडियो है, ये तो देख के ही सोऊंगी मैं। वो बोले वेलकम जयपुर में मेरा हार्ट अटैक सा होने को, मैं जयपुर में सच में ये मैं दोबारा चलाई वो वीडियो। फिर मैं कि कहाँ पे आए होगे, वो बोले अगर जयपुर में खोलेंगे तो कहीं वैशाली नगर, मानसरोवर बड़े इलाके में खोलेंगे, यहाँ थोड़े खोलेंगे। मैं कि आसपास होगा तो सीख लूँगी भाई, विद्याधर नगर या वैशाली नगर होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने देखा कमेंट में, तो मेरी गली का ही एड्रेस, अच्छा, आपके घर के भगवान नज़दीक ने है? नेले पे देला। मैं कि 9 दुकान कालवाड़ रोड। मैं कि भाई तो दोबारा किसी ने मजाक तो नहीं कर दिया भाई, किसी ने मेरे मन की बात सुन ली और वो कमेंट में लिख दियो। फिर मैंने दोबारा फिर पढ़ा, 4 बार मैंने वो 2 बार पढ़ा, 4 बार देखा एड्रेस वहीं का है। अब मेरे को रात को नींद है ना, मैं सोऊं ना उनको सोने दूँ, अपने राधा गंज उसके पास है। अब देख कर बोला अभी रात को टाइम देखियो 1:30 बज रहा है, मैं चलो घूमने चलें, खाना पच जाएगा। बोला खाना तो तुम पचा दे, वैसे बोल के। आज सुबह 4:30 बज गए सर, मेरे को वास्तव में नींद नहीं आया। मैं सपने देख रही, कब दीदी से मिलूंगी, कब मैं जाऊंगी, कब मैं सीखूंगी, मैं ये सीखूंगी वो सीखूंगी, मतलब उधेड़बुन में खूब कोशिश कर ली सोने की, नींद नहीं आई मेरे को। 8 बजते ही सुबह मैंने फ़ोन खुड़का दिया दीदी के पास, शायद पूजा दीदी ने किसने उठाया था फ़ोन। मैं दीदी मेरे को तो एडमिशन करवाना है और बता दो। बोला अभी ब्रांच ओपन हो गई, टाइम मैं मेरा तो एडमिशन कर ही दो आप तो। सुबह ना तो उनको काम पे जाने दे, मैं चलो आप तो साथ चलो। उन्होंने पहली बार मेरे किसी काम में आगे बढ़ के हाँ भरी नहीं। उनको आती तो है, तेरे को सिलाई सीख ले, क्या पैसे लगाने जरूर। उनकी सोच ये थी पैसा मत लगाओ, जो सीखा है फ्री में सीख लो घर पर ही, ये था उनका। उन्होंने पहली बार मेरा साथ दिया, खुद पैसे निकाल के दिए, खुद एडमिशन करवा के आए। मुकेश भैया थे, मैं कहा भैया अब मेरे तो एडमिशन करवा दो। फिर मैं बोले ऑनलाइन हो जाएगा आपका, करवा लो। फिर मैंने दीदी को पैसे भेज दिए, ऑनलाइन हो गया। ओपनिंग में भी गई थी मैं। फिर फरवरी के बाद हमारे साथ ये हादसा हो गया था, फिर मैंने छोड़ नहीं सीखना, मतलब एक टूट से गई थी अंदर से, यूँ हो गया था कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म। क्या स्टैंड डले? नहीं, ख़त्म ही हो गया।
पेशमेंट खत्म हो गया उसमें? हाँ। हार्ट फेल हो गया बेसिकली। अचानक बैठे बैठे जैसे बात कर रहे थे 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले ही उन्होंने कहा था बहू से खाना बनवा, पतली पतली रोटी, भूख लग रही है। नई बहू आई थी उसी से। मगर ठीक है मैं साड़ी चेंज करवा दूँ उसकी। मैं तो उसको लेके साड़ी चेंज करवाने कमरे में गई थी। मेरी बहन बोली आटा मैं गूंद देती हूँ, वो उठ के हाथ धोने गई थी। इतनी देर में तो जो होना था हो लिया। बच्चे चिल्लाने लगे। हार्ट फेल में ऐसे होता है जैसे मेरे पापा को हुआ था, अभी मेरे अंकल को हुआ अटैक, और उससे पहले मेरे दादा एक्सपायर हुए थे। आदमी का ऐसे भरोसा होता है जैसे आप बात करें ना कि अब तो अभी हो जाए, 1 सेकंड भी नहीं लगे, और उसी टाइम ऑन द स्पॉट वो खत्म हो चुके थे। कोई ढीला शरीर हो गया था। उनको ऐसे ही गोल मोल करके ले गए थे, गोद में उठ रहे थे तो यूँ मुड़ रहे थे वो। हम समझ, लेकिन वो कहते मन नहीं मानता। जैसा उन आवाज़ लगे भांजे मामी भाग, मामा के कुछ हो गया। हम भागे, देख और मेरी बहन ने उनका मुंह पकड़ रखा कि रविंदर जी क्या हो गया। उनका रविंदर ही नाम है। रविंदर जी क्या हो गया, आंखें खोलो। अब वो यूँ करके एकदम से जोर से सांस लिया और मुंह से खून आ गया उनके। उसी टाइम हाथ पैर ढीले हो गए थे। हम लेके भागे भी डॉक्टर के हॉस्पिटल, करदनी पास में ही है, वहाँ डॉक्टर बोले डॉक्टर नहीं है। फिर हम उनको चिरायू में लेके गए। चिरायू में कहा भाई कुछ नहीं है। फिर भी मन नहीं माना, क्योंकि मैंने उनको हवा दी मुंह से, तो उनके यहाँ से धक धक की आवाज़ आ रही है और गुड़ 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 यहाँ बोल रहा। मैंने हाथ लगा, बोले सांस ले रहे हैं, ये सांस ले रहे हैं। तो फिर बच्चे से कहा मैंने, हॉस्पिटल लेके गए बड़े में। फिर मेरे को तो घर भेज दिया था। बोले तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ ना। फिर मेरे भाई और सब आगे थे। फिर लेके गए सूरत। मेरा भाई, सगा भाई छोटा, वो रात को ही चल पड़ा। ताऊ चाचा के लड़के पास में रहते थे, वो आए लेके गए। जो होना था वो वहीं हो चुका था। पोस्टमार्टम के लिए रोका था बस। फिर सारी रिश्तेदारी भी आ गई थी सर। जो होना था हो लिया था। फिर उसके बाद मेरे को होश ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। 15 दिन तक तो बिल्कुल पता ही नहीं था मैं हूँ या नहीं हूँ। हंसते हुए अच्छे लगते हैं दीदी आप। भैया ज़िंदगी ऐसी है। वो 4 दिन पहले जहाँ खुशी हो रही, गाजे बाजे बज रहे हैं, और आज अचानक उस घर में मौत हो रही है, रोना पीटा हो रहा है। तो क्या बचता उस इंसान के। बच्चों में क्या बीती। मेरे बच्चे छोटे छोटे, पहली बार उन्होंने देखा कि क्या हो गया। छोटा बच्चा आर्मी एकेडमी में डाल रखा है। उसको बोला कि सर का बर्थडे था, तो बोले पापा मैं सर के लिए क्या गिफ्ट ले जाऊँ। बोले बेटा कुछ भी ले। उसी मतलब शाम को 6-7 बजे की बात है। बोले बेटा कुछ भी ले जाओ। वो 7 घोड़ों की सीनरी लेके गया था। बर्थडे केक कट ही रहा था, उसी टाइम यहाँ से फ़ोन चला गया कि भाई पापा की तबीयत खराब हो गया। अब इसको सर को तो बता दिया था जिसने भी फ़ोन किया, बच्चा घर है। बच्चे को तो सुबह तक नहीं पता था अब क्या हुआ घर में। जब उनको लेके आए, जब पता चला, बच्चा ऐसे टूट गया था मेरा। तीनों बच्चे पागल हो गए बिल्कुल। वो ख़त्म होने के टाइम पे पता चल गया कौन किसका है। उस टाइम शायद मैं जिस तरीके से मैं टूटी थी वैसी रहती ना, तो शायद मेरे बच्चे आज रुल जाते हैं। मेरे बच्चे बहुत समझदार है। उन्होंने कहा जैसे उनके दिन विन हो गए, उसके बाद मम्मी आप है ना सिलाई सीखने जाओ। मखने बेटे किस लिए सीखना अब मेरे को। बोले मम्मी हमारे लिए, खुद के लिए। मेरा बीच वाला बेटा है, भावेश नाम है उसका, तो उसने मेरे को कहा मम्मी आप खुद से प्यार करना सीखो। आप खुद ठीक रहोगे, खुद खुश रहोगे तो हमें पाल सकोगे। आपने देख लिया आज इन दिनों में किसी ने अपना साथ नहीं दिया। तो मैं बोले बेटा कि नहीं, मैं जो आ रहा है उसी में करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। 14,000 वहाँ लगाऊंगी, इससे अच्छा अपने घर में लगाऊंगी। देखो मेरी ये सोचती अब कमाने वाला कोई नहीं रहा तो कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे। बीच वाले बेटे ने मेरे को कहा मम्मी आप जाओ, पापा का ये सपना था कि आप सीखो। पहली बार ज़िंदगी में आपको ये कहा था कि आप सीख के आना वहाँ। तो मैं गई, मैं कि देखती हूँ करती हूँ। हाँ जिस टाइम मैंने कदम उठाया था ना, मेरे को ये डर था लोग क्या कहेंगे यार, 1 महीना आदमी को ख़त्म हुए नहीं हुआ, 1-1.5 महीना, और ये चलती अपने मुँह उठा के। फिर मैं वापस आ गई घर में। कहने बेटे मेरे को डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। बोले मम्मी किससे डर लग रहा है। मैं लोग भाई ये कहेंगे कि 1.5 महीना हुआ नहीं आदमी को ख़त्म हुए, ये घर से निकल ली। बोले मम्मी अब अपन 3 महीने से 2 महीने से दुखी हो रहे थे। किसी ने ये कहा बेटा लो 1000 रुपये दूध पानी के पैसे लो, बाद में दे देना। किसी ने पूछा भाई तुम भूखे हो प्यासे, किसी ने पूछा नहीं। तो फिर किसकी परवाह कर रहे हो। जिन लोगों ने अपना कभी दुख में साथ नहीं दिया उनकी क्या परवाह करनी है। मतलब मेरे बच्चों ने मेरे को बाप बन के समझाया। फिर बोला आप किसी की परवाह मत करो,
आप तो आगे जाओ और सीखो वहाँ पे। खुद मेरा बेटा छोड़ने आया था 2-3 दिन लगातार, बोले आप डरो मत किसे। मैं जाती थी ना ऐसे, मतलब जैसे कोई चोर होता है ना, ऐसे मतलब ये जाती थी। एक वो समाज का डर थोड़ा रहता है। फिर मैंने सोच लिया कि जिस समाज ने हमारे को सहायता नहीं की उस टाइम पे, जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड ख़त्म होने पे अर्थी की लकड़ी या पान के फूल कुछ चढ़ाते हैं, उनके पैसे जोड़ के मेरे कर्जे में दे दिए मैं, फिर उन लोगों का क्या देखें। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोद में जो मेरे हस्बैंड जिनके खेले, उन लोगों ने, उनको जान नहीं देने क्या, भगवान को जान नहीं देनी उन्होंने। शायद उनका अमर पटा होगा। 3 बार मेरे बेटे से कह दे कब दोगे पैसे, कब दोगे। मेरे बेटे ने कहा हम देंगे, जिन्होंने अब आप का नाम नहीं ले समझें, सकते। एक्चुअल में समझें, जब मैं क्लास में समझाता हूँ ना दीदी कि पैसा क्यों ज़रूरी है, तो शायद लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे और किसी रिश्तेदार ने 500 रुपये दिए थे ना, जो इनके साथ हुआ मेरे साथ हुआ था। इनको तो कर्जे में लिख के दिए, मैंने 500 रुपये का ब्याज दिया है। अब आप समझें क्या तो 500 रुपये होते हैं, क्या जो आप पान के फूल कह रहे हो कितने पैसे होंगे उनके। मतलब उस इंसान को जो रिश्तेदार कहता है अपने आप को डूब के कहीं, हमारे हरियाणा में कहते कुआं जीरा मिल जाए तो उसको डूब के मर जाना चाहिए, अगर वो ये पैसे भी छोड़ नहीं सकता और ये कहता है कि ये, तो फिर तुम मानते क्या हो अपने आप को? जो बंदे 30 रुपए के पान चढ़ाए थे पूजा में, उन पे फूल माला चढ़ाई थी, उनके पैसे अगर कर्जे में लिख के देना, धिक्कार है ऐसे रिश्तेदार, ऐसे परिवार पे। जो आपके साथ अभी हुआ है, मेरे साथ 2015 में हुआ। अभी क्या समझें आप, जैसे कि अभी जो आप मेरा नेचर देखेंगे, कई बार मैं कहता हूँ कि भाई पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। कम भी आप समझो जब मेरे पापा एक्सपायर हुए ना गुड़िया, उस टाइम पे सिर्फ 27,000 रुपये की जरूरत थी। 27,000, ज़्यादा तो नहीं होते होंगे, ठीक है ना। सारे रिश्तेदार से लेके सारा भाईचारा वहीं खड़ा था, 27,000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए थे। और आज जब वो ये सोच रहे हैं कि मैं उनकी राम राम करूँ, तो मेरे से नहीं होती भाई, नहीं होती, नहीं करी जाती मेरे से उनकी राम राम, पॉसिबल नहीं है मेरे हिस्से में। तो आप समझो जब आपको ज़रूरत थी, आपके घर से आदमी चला गया और फिर आपके 30 रुपये हिसाब में जोड़ के दे दिए, और कल को आपके बच्चे के पास मालिक करे पैसा हो जाए, तो क्या उन लोगों को राम राम कर पाएगा? नहीं कर। क्या कभी भूल पाएगा इन बातों को? मेरे बच्चों ने एक ही बात कहा है, मम्मी आज का दिन याद रखना। अब ये देख आप कह रहे हो, उन भावेश ने मेरे को एक बात बोली थी, यूँ बोले मम्मी आप आज यूँ कह रहे भाई क्या करना नहीं करना नहीं सीखना, आपने देख लिया किसने हमारा साथ दिया। आज अपने पास पैसे होते क्यों हम किसी का एहसान लेते हैं? मतलब ही नहीं था। आप 2 पैसे कमाओगे, 2 पैसे हम कमाएंगे, कर्जा भी उतरेगा और शान से खाएंगे बैठ के। अब आपके कंधों पे डबल जिम्मेदारी होगी, पापा भी आप हो हमारे, मम्मी भी आप हो, आप कमजोर नहीं पड़ सकते कंधे तो हमारे। बहुत भारी हैं आपके कंधे, तो 4 जिम्मेवारी को भी ले लेंगे। फिर बाद में है ना, जब मैंने सिलाई के लिए आए तो थोड़ा सा लगा कि भाई दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने बात की दीदी से, तो दीदी ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं अगर मेरे लिए भगवान बन के उस टाइम पे दीदी आए, नीतू दीदी, नीतू दीदी आए। नीतू दीदी ने रीतू दीदी से बात की मेरे लिए, बोले ऐसे से बात है, बोले जो अपने से होगा ना वो करेंगे। हम ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो कमज़ोर है, उनकी ताकत बने, उनको मजबूत बनाएंगे। भाई जो लेडीज़ घर से निकल नहीं सकती, किसी कारण मजबूर है, नहीं कर पाएंगे, उन्हीं को तो आगे लाना है, उन्हीं को ये दिखाना है कि समाज में ये भी कर सकते हैं कुछ। एक्चुअली में आप समझें, जैसे अभी आपने 3 महीने वहाँ पे सीखा है और बहुत बेयर मिनिमम फीसिस हैं, 14,000, 15,000 16,000 रुपये। और ऐसा नहीं है कि हम इस फीस को उठा के 50,000 कर दे तो हमारे एडमिशन्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन वो समाज नहीं आएगा जिसको हम चाह रहे हैं। हाँ, कल को एक महिला जो समाज के आखिरी छोरे बैठी, जैसे आप बिल्कुल टूट चुके थे, फिर आप नहीं आ पाएंगे, आप उसी गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो महिला मतलब समाज में और जो मतलब एक स्थान खो दिया है, वो अपना स्थान बनाए, 2 पैसे खुद कमाए। अब जैसे कि आपको मैं पहले देखता था, अभी ये कहानी तो आपने अभी सुनाई है, जी। और इससे पहले इनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं कह रहा था दीदी मेरी क्यों छाती भरते हो व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करके, क्योंकि बेसिकली कम स्टूडेंट्स के पास ही नंबर होता है। तो मुझे तो नहीं पता इस कहानी का, मैंने तो इनको इसी वे में देखा कि ये दीदी तो खुश हैं, बढ़िया, इन्होंने कभी बताया भी नहीं। होपफुली बताना भी नहीं चाहिए कई बार, क्योंकि जब हम किसी को अपनी समस्या बताते हैं ना, तो लोग मजाक बना देते हैं, मतलब। और इसी बात पे मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में बोला है कि मेरे प्यारे भाइयों, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को कुछ ऐसी स्किल सिखाओ जिसके ऐसी समस्या आ जाए तो वो अपने कम से कम अपने बच्चों को पाल ले, जो ये पति हैं बेसिकली, सो कॉल्ड हस्बैंड हैं। इस बात को समझो। समाज के दबाव में जब तुम अपनी पत्नियों को ये कह रहे हो कि मैं कमा के ला रहा हूँ, तेरे को क्या ज़रूरत है, तुम भगवान शिव से अमरत्व का वरदान पा के आए हो क्या? मरना नहीं है क्या तुम्हें?
तो इस बात को समझो, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है इंसान का। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आई है कि इंडिया में अगर मान के चलो आप रोड पे निकले हो तो बहुत कम % चांस है आप वापस घर तक आओगे। इतने नहीं एक्सीडेंट पता होते हैं, चलता। इतनी रैश ड्राइविंग है लोगों की, हार्ट फेलियर हो रहे हैं 1 सेकंड में। अगर आप अपने रहते अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कामयाब कर पाए ना, तो ये मानो आप सही हो। अगर आपके बाद में लोग उनका जो फ़ायदा उठाएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते 500 रुपये के लिए क्या हालात बना देंगे उनके। तो इस बात को समझो कि जो अपने घर की महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाओ, उनके पाँव में बेड़ियाँ मत डालो। नहीं तो सपोज करो उस गुड़िया ने यही कहा, अगर मेरे पति होते होते जब वो जिंदा थे, अगर मेरे को कुछ सिखा चुके होते ना भैया, तो मेरे को ये दिन देखने नहीं पड़ते। यही तो बात है, यही तो सोच बदलनी है। जो लोग ये कहते हैं ना तेरे को कमी क्या, किस बात की, हादसा या बुरा वक्त कह के थोड़े आता है, 1 सेकंड में आ जाएगा, पता ही नहीं चलता, एक पल में आ जाता है। अब पलक झपके मैं तो उधर गई, उनके एकदम अटैक आ गया। आज मेरे को थोड़ा बहुत ये काम नहीं आता या मैं नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता। 4 महीने से बाहर निकली हूँ मैं, तो आज सिलाई का काम कर रही थी, जब भी तो मैं घर का गुजारा कर रही हूँ, बच्चे को पढ़ाना, घर का मैं किराए से रहती हूँ, किराए से दुकान है मेरी, सिलाई का सेंटर खोल रखा मैंने, तो ये तो मैं कहाँ से देती। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ दीदी कि जो इंसान खुद से प्यार करेगा, जैसे आपके लड़के ने कहा खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करेगा तो इन मीन्स वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा और वो खुद के ऊपर डिपेंड होगा। तो क्योंकि जिस शरीर के साथ भगवान ने हमें पैदा किया, सबसे पहला हमारा काम है कि हम उसको खुश रखें। सबसे पहले शादी हो चाहे कोई भी और रिश्ता हो, आप समझिए वो ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी नहीं, लेकिन खुद के पाँव पे खड़ा होना सबसे ज़रूरी है। दूसरे के भरोसे हम नहीं रह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कोई धोखा देगा। मान के चलो इनके पति 1 सेकंड में एक्सपायर हो गए, मेरे पापा 2015 में हार्ट फेल से एक्सपायर हो गए। अब बताओ जो इनके हालात हैं, जो उफले आपके हालात हैं दीदी, उससे कम से कम उस टाइम पे हमारे 100 गुना गंदे हालात थे। 13वें दिन, 13वीं बोलते हैं ना, 13वीं अपने यहाँ 7 या 9 दिन की होती है हमारे यहाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि 13वीं कब हो जिससे हमारी जो परचून की दुकान है किराने की, उसको मैं खोल लूँ तो हमारे पास 100 रुपये आ जाएँ। और लोगों ने तब हमें भी कहा होगा कि कल तो इसका बाप मेरा आज दुकान खोले बैठे हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये है समस्याएं। यही तो, अब यही तो बच्चों ने मेरे को समझा, मम्मी आप हंसोगे तो भी लोग ये कहेंगे अरे इसका आदमी खत्म है, हंस रही है, रोगे तो ये कहेंगे निर्भाग्य है, सारा दिन रोती रहती है। आप बाहर निकलोगे तो ये कहेंगे देख इसको सारे महीना बाहर डोल रही। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों की नहीं सोचेंगे तो बेटर है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर ये परवाह करनी छोड़ देंगे ना हम, तो वास्तव में ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये मैंने आप सोचा, जब मेरे पे बुरा वक्त पड़ा है ना, जब मैंने सोचा पैसा, वही बात है, पैसा भगवान नहीं तो भगवान से बढ़कर भी नहीं है, ये तो मैंने देख लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब काम पैसे से, और पैसे से ही होता है सब काम, ये अब पता चला है। ओके, फिर जब इन तमाम जद्दोजहद और समस्याओं के बीच आप आना स्टार्ट किया आपने अप्रैल बैच में, तो कितने दिनों के बाद आपका मन लगने लगा ब्रांच पे? सच पूछो ना तो 2 दिन तो मैं मुरझाई रही थी वहाँ पे। तीसरे दिन तो मेरे को ऐसा लगा था कि एक वजन सा उतरा है मेरे कलेजे से। मतलब वहाँ के लोगों से मिलके, स्टाफ से मिलके, दीदी की उन्होंने जो क्लास में ले रही थी, क्लास दीदी जैसे आते ना इंटर करते, उसी टाइम ऐसा लगता है कि हाँ मैं सब कुछ भूल गई, बस देखती रहूँ, सुनती रहूँ, सीखती रहूँ। और जैसे वो बताते ना, मैं सोची ये एक बार बता रहे, मैं 4 गुना सीखने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे को ये लग गया था कि अब बस अपना कैरियर बनाना है या बच्चों का भविष्य बनाना है, तो ये फील्ड मेरे लिए। मैं नेटवर्किंग करती हूँ, वो छोड़ दी मैंने, सिलाई की उसमें ही मेरे को करना एक ही काम है। महिला बाल विकास में हूँ और अपने करदीन थाने की CLG मेंबर हूँ। तो आंगनवाड़ी से मेरे को अभी दिसंबर में प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन आंगनवाड़ी के बदौलत मेरे को है ना सिलाई के कस्टमर मिले का, सब लेडीज़ है, जैसे सुपरवाइजर तक मेरे से सिलवाती हैं कपड़े। एक बार सिलवाते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा सिला। और अब जिस मेथड से दीदी ने बताया है उस तरीके से मैं सिल रही हूँ ना, तो 1% की भी कमी क्या। अब जैसे आप हेल्दी हैं और सबसे मेन इशू बताते हैं बुटीक में कि हेल्दी कस्टमर को कैसे फिटिंग फिटिंग, जो मेथड्स हैं रितु मैम के, उनके हिसाब से आपको सेटिंग बैठ जाती है प्रॉपर फिटिंग। पहले क्या होता था, जैसे यहाँ से झोल पड़ना, ये चीज़ें ढीली रहनी, कंधे उतरने, किसी के गिरने, ऐसे रहता था। तो अब क्यों, पहले मैं बता रही हूँ ना कि अंधों में काना राजा वाला काम था, मैं खुद सीखी थी। हाँ उसी में भाई बढ़िया आ रहा है, मैं तो हूँ शेर खान भाई से, इस काम में तो बढ़िया हूँ। सिखाने के चक्कर में सीख गई और अच्छा भी किया मैंने, भगवान की दया से किसी से शिकायत नहीं आई सिलाई की। और अब 3 महीने यहाँ गुजारने के बाद जो मतलब दिमाग में चीज़ें ढीली थी ना, वो टाइट हो गए पेच मेरे, और अब बहुत अच्छा मतलब लगा कि हाँ ये होती है मेन सिलाई। जिस चीज़ की तलाश थी ना,
हाँ ये भूख है कि ये चीज़ सीखनी सिलाई में, वो यहाँ के पूरी हुई है। ड्रेस आपने बनाई फिर? जी ये क्योंकि ड्रेस आपके मैंने साइज़ की तो बनाई। मार्केट में मिलनी भी बहुत भारी चीज़ है कि वो मिल जाती है। टेलर ही वो फीता ही छोटा पड़ जाता है। पता ना फीता, कई बार जैसे मैं लड़के में सिलाई सीखती थी, दीदी आपका ड्रेस सिलेंगे, मोटो के सिलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं कही तू मेरी बेइज्जती करी है क्या कर रही है, बोली दीदी। फिर वो जैसे यूँ नापते हैं ना, पहली बात तो उनके हाथ ही नहीं पहुँचते कमर तक, भाई सीने का नाप लेने के लिए पहुँच भी जाते, वो फीता छोटा पड़ जाता है, मैं कहती 2 उंगल बड़ा ले ले। ये होता है। लेकिन आप बुरा तो नहीं मानते मोटापे का कभी? बुरा मानती तो पतली ना हो जाती। Okay. वहाँ तो सर किसी से पूछना, राधा गोविंद जूस सेंटर पे भी पूछ लेना, वो मोटी मैडम का सेंटर का है बस, क्योंकि वहाँ मेरे को मोटी मैडम, मोटी भाभी जी, सरिता मोटी भाभी जी, बस इसके नाम से जानते हैं। पूरी 9 दुकान पे कहीं पे अपने सिलाई सेंटर के पास में दुकान वाले से पूछना चाहिए। ओके तो 3 महीने जो आपने फिर यहाँ बिताए, उनमें जो आपको काफ़ी ड्रेसेस सिखाई गई, उनमें सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी आपको? तकरीबन ड्रेस तो सारी अच्छी है, कोई ऐसे कहीं कोई नहीं ऐसी जो सकते। आपके दिल के करीब होगी, ये सीख के मज़ा आ गया? सबसे बढ़िया जो ड्रेस लगी थी ना मेरे को बोटनेक कुर्ती लगी थी, क्योंकि वो मेरे को फिट आई थी। क्योंकि मैं काफ़ी बार सोचा था अगर बोटनेक कुर्ती मैं बनाऊँ अपने नाप की, तो बनती नहीं थी, क्योंकि वो बोटनेक की जगह है ना, वो कोई पता नहीं क्या बन जाता था, एरोप्लेन सा बन जाता, गले का डिजाइन ही बदल जाता था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते या तो यूँ हो जाता था या बिल्कुल ही यूँ में चला जाता था, मतलब वो परफेक्ट जो तरीका होता था ना, वो नहीं आता था, क्यों पता ही नहीं था। ये पता था बोट नाव का कहते हैं, उसके डिज़ाइन का गला काटना, ये तो नहीं पता था किस नाप जोक से करना है, कितना लूजिंग छोड़ना है, कितना ऊपर से कंधे छोटे करने हैं। अब वो सिलते तो वो पीछे चले जाते थे गला, क्यों हम कभी पीछे का हिस्सा बड़ा लिया ही नहीं, पता ही नहीं था ऐसे भी लेते, तो यहाँ के पता चला। ओके बाकी ब्लाउज और सिंपल सूट वगैरह तो नॉर्मल है, ये तो बना ही लेते थे, पर जो ढीलापन था ना वो तो रहता। फिर कहते नहीं आपका एक कंधा छोटा एक बड़ा है, कस्टमर को पटाने में तो कई बार कहते ये कंधा था, हाँ ये आपके है ही ऐसा कंधा, ये नीचा ही ऊँचा देखो ना, फिर अपन कस्टमर संतुष्ट हो जाए, हाँ मेरे में कमी है। ओके तो 3 महीने जो आपने यहाँ पे गुजारे, उसमें कैसे देखते हो 3 महीनों को अपनी लाइफ में? आप कैसा था ब्रांच का अनुभव आपका? मतलब सबसे बड़ा तो मैंने ये यहाँ के देखा कि यहाँ एक फ्रेंडली माहौल था, वो नहीं था भाई चलते का नाम गाड़ी एक बार बता दे नहीं। दीदी क्लास पूरी करने के बाद भी हम वहाँ पूछते थे, पूरा स्टाफ हमें दोबारा 10 बार पूछो चाहिए बता, दीदी भी डाउट क्लियर करती थी सारे, और वहाँ का स्टाफ भी पूरा बताता था। ये बात मेरे को अच्छी लगी। दूसरा, सुबह से शाम तक मशीनें चल रही हैं, आप प्रैक्टिस करो, पूछो, तो किसी को ये गुस्सा नहीं उठता ये सारा दिन से बैठे हैं, जबकि कहीं पे भी सेंटर पे सीखते हैं 1.5 या 2 घंटे 3 घंटे का टाइम रहता है, सीखो और चलो, पैसे पूरे लेते थे। यहाँ के, अब मैं यहाँ पे भी आई हूँ भिवानी ब्रांच में भी, तो यहाँ के जो हमने देखा, यहाँ का रहना सहना खाना खाया, रात से हम आए हुए हैं, तो ये देख लो 0% ही है फीस, ये देख लो। मैंने ये सोचा है यहाँ के जो फीस है, पीजी का किराया वगैरह है, रेंट वगैरह है, रहना खाना पीना, तो शायद ही कहीं ऐसा होगा जो इतने में सिखा रहा है। मिनिमम अगर यहाँ पे हम इसको भिवानी हेड ऑफिस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहें तो मिनिमम फीस एक बच्चे से 50,000 रुपये, तब जाके प्रॉफिटेबल हुई है। हाँ लेकिन यहाँ है नहीं इतना, क्योंकि आप बहुत कम ले रहे हो, ये तो मैंने देख लिया, बहुत क्योंकि कम ले फिर एक समस्या वही है ना दीदी, पैसे तो हमें कमाने में ऑनलाइन से कमा लेंगे, हाँ। ऑफलाइन में हमें वो महिलाएं चाहिए एक्चुअल में जो समाज में पिछड़ चुकी हैं। बस फिर जो हमारे जो आत्मा है ना, जो इंस्टीट्यूट की, वो मर जाएगी अगर हम अमीरों के लिए काम करने लगे तो। मैंने यही देखा, जो बिल्कुल कमज़ोर औरतें हैं, जो कुछ नहीं कर पा रही, जो पैसों के कारण, मेरे जैसी तो सही मैं बताऊँ पैसों के कारण नहीं रह पाती हैं कुछ के बगैर, लेकिन अगर हर जगह अपने यहाँ के जैसा ऋतु टैलेंटेड के जो भी अपना बना रखा अपन लोगों ने, फीस का देख लो या सिखाने का तरीका देख लो या रहने का जो भी है, अगर ऐसा ही सब खोल दें तो शायद अपना भारत नंबर 1 पे आए। भारत तो नंबर 1 पे मोदी जी ले ही आएंगे, अपने को बस उनका साथ निभाना। जो अपन कर रहे हैं ना, क्योंकि नीचे की पैड़ी से ही ऊपर चढ़ा जाता है। मोदी जी जिस स्तर पे बैठे वो तो चाहे जैसे कर सकते हैं, अपन उनके साथ हैं, लेकिन आप लोगों ने जो मुहिम ली है आगे औरतों को बढ़ाने की, करने की, शायद किसी की सोच होगी ऐसी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ सिलाई के काफ़ी लेडीज़ें हैं सिखा रही हैं जो, लेकिन उनकी फ़ीस देखोगे ना
तो आपने कहा हाँ बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली। वो एक बिजनेस ही है, जैसे डॉक्टर बिजनेस कर रहे हैं आजकल, जान नहीं बचा रहे, वो किडनी तक भी बेच रहे हैं निकाल के, वो काम हो रहा है, वो फीस के जरिए किडनी निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल में अपने को बिजनेस करना नहीं है, नहीं, अपने को करना है आप- वुमेन एम्पावरमेंट का काम। बस रितु मैम से मिले आप कभी? जी, कैसा लगा उनका नेचर आपको? उनसे मिलके तो बस बहुत अच्छा लगा, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, क्या बोलूँ क्या नहीं। मैं तो सर मैं इतनी सारी बातें इकट्ठी करके लाती, उनको देख के मैं तो सारी बातें भूल गई, उनको देखती रही, काश आज मिल के ऐसा आए आदमी क्लासरूम में? देखे जाऊँ। क्लासरूम में मिल के आए हैं? हाँ जी, उनसे मिल के, उनको जो 2 मेडल मिले दीदी ने हमें ही पहनाए, तो इतनी खुशी मिली। जैसे दीदी को मेडल मिले, हम भी दीदी के लिए जीत के लाएंगे मेडल हर जगह से। वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मेडल्स आए जी, होंगे। और वो कहते हैं ना गुरु के कार्बन कॉपी चेला हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो आपको भी 50 किलो का होना पड़ेगा। ऐसे वजन में नहीं वजन में नहीं, गुणों में कह रहे हैं हम। और गुणों में मैं उनकी जैसी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। ओके, मिठाई छोड़ दो थोड़ा सा, शुक्र छोड़ देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आप समझें किसी दिन आप टेस्ट कराएंगे ना आप, तो आपको भी इशू मिलेंगे बहुत ज़्यादा। सर मेरे पैर पूरे ख़त्म हो चुके हैं, देखो मैं एक पैर कुर्सी पर रख के सिलती हूँ पूरी, मैंने नल के डले 150 से ऊपर टाकिया रखे यहाँ तक। मैं एक पैर से सिलाई करती हूँ, एक पैर मेरा हमेशा ही कुर्सी पर रहता है कि नीचे लटका के नहीं बैठ सकती, ये हालत है। क्या समस्या है इसमें? नस ब्लॉकेज हो गई थी मेरी। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप सबसे पहले हेल्थ का ध्यान आपको करना पड़ेगा और सारे काम बाद में हैं, ठीक है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? जी, क्या डालते हैं उस पर? अभी तो 1-2 वीडियो डाली थी सिलाई विलाई की। तो अब की बार जो फैशन शो में आप आए हुए थे, उस वहाँ पे रैंप वॉक किया था, कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे? बहुत अच्छा, उसमें तो कभी मेरे को लग सोचा रहा था था आप मेरा जिंदगी में? वजन ही इतना कम हो गया कि हवा में उड़ रही थी, मैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या। और ये सब दीदी की मेहरबानी है जो हमें यहाँ तक लाई स्टेज पे, और अपनी ड्रेस पहन के लोगों को दिखाया हमने। बहुत कम होता है अब भाई अपनी ड्रेस पहन के हम कहीं निकल सकें, और टाइम ही नहीं मिलता पहली बात तो खुद के लिए कुछ करने के लिए। अब लग रहा है कि हाँ हर बार दीदी की तरह नई ड्रेस बनाए, हर रोज़ नई ड्रेस पहन के जाएं, जो सिखाया उस तरीके से नई ड्रेसें पहने। ओके, तो आपने काफ़ी इंसाइट शेयर की हमारे साथ, बहुत अच्छी अच्छी, और काफ़ी कुछ आपने ज़िंदगी में देखा है बचपन से लेकर अब तक। तो मैं चाहूँगा अब महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ, जो औरतें ये सोचती हैं ना कि घर से निकले नहीं, घर में रहें, सास क्या कहेगी, पति के, उनको समझाओ। अगर मैं उन भैयाओं को भी ये बोलूँगी कि अपनी वाइफों को बाहर जाने दे, कुछ करने दे, सीखने दे। अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास पैसा है, हम तेरे को ज़रूरत क्या है कमाने की, घर में पैसा आ रहा है, किसी को पता नहीं कब क्या हो जाए। हमारे साथ जैसे हादसा हुआ है, आज मेरे को अगर थोड़ी बहुत सिलाई नहीं आती या वो मेरा एडमिशन इसमें नहीं कराते तो मैं क्या करती, आज बच्चों के लिए क्या करती। काफ़ी ऐसी औरतें हैं जो घर में बैठी रहती हैं और आदमी कमाते हैं, उनके आदमी ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ नहीं। यहाँ तक कि ऐसी भी औरतें देखी मैंने, सास घर से निकाल देती है कि मेरा बेटा खा गई। अब वो औरत को कुछ नहीं आता, वो बच्चे को कैसे पालेगी। आज वो मायके में कितने दिन रख सकते हैं कोई, आज मायके में रह रही है वो औरतें, भाभियाँ भी ये कहती है कि हमारी छाती पे आ गई। अगर औरत को कुछ आएगा ना तो वो समाज में सिर उठा के जी सकती है। बहुत ही सही और खरी खरी बातें कही। होपफुली कईयों को इतनी खरी बातें सुनने की आदत भी नहीं होती और बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप समझें यही कड़वी सच्चाई है। और जब कड़वी सच्चाई को आप समझने लगेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों महिला उत्थान ज़रूरी है। क्योंकि आप समझें, जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो मोदी जी का नारा है विकसित भारत 2047, उसमें अगर आप भी भागीदार बनना चाहते हैं तो आप इस बात को समझो, आपको अपने परिवार की महिलाओं को आगे निकालना पड़ेगा। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो एक नहीं 2 परिवार सुधरेंगे। और इन्हीं बातों के साथ ही इस पॉडकास्ट को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि हमारी प्यारी बहन सरिता देवी उस गम से उबर पाएँ और अपने बच्चों को और ख़ुद को बहुत अच्छी लाइफ दे पाएँ और हर उस बुलंदी को पाएँ जिसकी ये हकदार हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें।
इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका,